हेलो मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 7 है हीट ट्रांसफर इन नेचर उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट जो है वो समझा चुकी हूँ और अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे और उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उनको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो सिचुएशंस दिए हुए हैं उसमें से हमको करेक्ट ऑप्शंस जो है चूज करने हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन है, Your father bought a saucepan made of 2 different materials A and B. Alright, तो यहाँ पे जो पिक्चर में दिया हुआ है A और B ये जो है अलग अलग मटेरियल्स के बने हैं। ये जो सॉस पैन है उसमें A अलग मटेरियल का बना है और B जो है अलग मटेरियल का बना हुआ है। The materials A and B have following properties। और जो हमारे materials A and B हैं उनकी ये जो चार हमारे जो options हैं उनमें से जो correct property है उस पर हमको क्या करना है, उस पर हमको टिक लगाना है। तो आइए समझते हैं आखिर A और B जो है वो क्या क्या material से बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो यूटेंसिल है उसमें ए जो है वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है जिसको हम हीट पे अपना जो है स्टोव पे उस पे रखते हैं और जब उसको जो है हीट मिलती है तो वो गर्म होता है और फिर उसके अंदर का जो हमारा खाना है, चाय है, कुछ भी चीज़ है वो क्या होती है, वो भी हीट लेके जो है पकने लगती है। तो पहला जो हमारा ए है वो क्या है, वो एक कंडक्टर होना चाहिए, ऐसी मटेरियल का बना होना चाहिए जो हीट एनर्जी को जो है कंडक्ट करे, आगे बढ़ाए, हीट एनर्जी को है अपने में जो है ट्रांसफर करे। और बी जो है वो ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए कि क्योंकि वो हैंडल है तो अगर हमारा जो पैन है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट, वो अगर गर्म भी है तो हम बी ऐसा मटेरियल का बना होना चाहिए कि वहाँ से जो है हीट कंडक्ट होके आगे नहीं जा पाए, तो उसमें हीट जाएगी ही नहीं, तो ईजिली हम उस पैन को एक जगह से दूसरी जगह जो है हैंडल पकड़ के रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। तो स्टूडेंट्स ए जो है वो मेटल का बना हो सकता है, क्यों, क्योंकि मेटल जो है हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वेयर आर स्टूडेंट्स जो हमारा बी है वो हमारा हो सकता है प्लास्टिक का बना हो, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है या फिर इंसुलेटर होता है। तो ए क्या होगा, ए गुड कंडक्टर होगा और बी जो है वो पुअर कंडक्टर होगा। आइए हम अपना ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या ए और बी दोनों ही गुड कंडक्टर हैं हीट के? बिल्कुल भी नहीं। ए तो गुड कंडक्टर है लेकिन बी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बोथ ए एंड बी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसा नहीं है, ए हमारा मेटल है वो गुड कंडक्टर है और बी जो है हो सकता है वो प्लास्टिक है, वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर है। तो ए तो पुअर कंडक्टर नहीं है, बी ज़रूर पुअर कंडक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे बोथ दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, A is a good conductor and B is poor conductor of heat। A जो है वो good conductor है और B जो है वो poor conductor है। Absolutely correct। जो हमारा A है वो metal है, वो good conductor of heat है और B जो है वो handle जो है poor conductor of heat का बना हुआ है। Next जो है A is poor conductor of heat, बिल्कुल भी नहीं, और B is good conductor of heat, ऐसा नहीं है। जो हमारा situation जो है वो बिल्कुल opposite है। तो यहाँ पे हमारा correct ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, A इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड B इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि सॉस पैन में जो पॉट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो मेटल का बना हुआ है जो कि क्या है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है। वेयर आर स्टूडेंट्स
सो हीट फ्रॉम द फ्लेम कैन क्विकली रीच द फूड। जो हीट है वो जो है अपना जो पहले क्या होगा, हमने फ्लेम पे रखा अपने किसको, पॉट को, वो फिर क्या हुआ, गर्म हुआ। उसके बाद उस पॉट के गर्म होने के बाद उसके अंदर जो खाना है वो भी अपने गर्म पॉट से हीट लेके जो है क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, पकने लगेगा। इसलिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जो कि अच्छा कंडक्टर हो, जो हीट को जो है आगे ट्रांसफ़र करे। नेक्स्ट जो है, जो हैंडल है वो कैसे बना होगा, पुअर कंडक्टर से, क्योंकि हमको जो है ईजी होगा पैन को इधर से उधर जो है उठा के रखना, क्योंकि वो गर्म तो होगा ही नहीं, उसमें से जो है हीट एनर्जी पास ही नहीं होगी। तो वो वुड का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, सो दैट इट डज नॉट बिकम टू हॉट या टू कोल्ड। तो वहाँ से जो है हीट एनर्जी पास ही नहीं होगी, तो वो बहुत गर्म तो होगा ही नहीं, तो हम इजीली जो है गर्म पैन को भी हैंडल पकड़ के उठा के इधर से उधर रख सकते हैं। इसलिए ए क्या है, गुड कंडक्टर, और बी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमने ये देखा कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर दोनों ही जो है हमारे लिए यूजफुल चीज़ें हैं। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, pins are stuck to a metal strip with wax and a burning candle is kept below the rod। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो 4 पिंस हैं 1 2 3 4, वो जो है एक ये जो मेटल स्ट्रिप है उससे जो है चिपकाई गई हैं, किस चीज़ की हेल्प से, वैक्स की हेल्प से। तो ये जो मेटल स्ट्रिप है इस पे 4 पिन्स जो है हमने चिपका दी हैं, और पिन नंबर 2 और 3 के बीच में हमने क्या करा है, हमने जो है एक कैंडल को जो है जला के रख दिया है। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। अब यहाँ पे जो 4 सिचुएशंस दी हुई हैं उन चारों सिचुएशंस में से आखिर जो है कौन से सिचुएशन यहाँ पे हो रही होगी, और वो ही करेक्ट सिचुएशन पे हमको क्या करना है, वही हमारा करेक्ट जो है आंसर होगा। तो ये ऐसा जो है पिक्चर आपने ऑलरेडी कंडक्शन जब मैं पढ़ा रही थी तब वहाँ पर था, बस वहाँ पे जो हमारी बर्निंग कैंडल थी वो 1 के पास थी। ऑलराइट, आइए जो है हम चलते हैं अपना थोड़ा सा कंसेप्ट जो है उसको रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर 2 और 3 के बीच में हमारा बर्निंग कैंडल है तो हमको ये पता है कि अगर मेटल स्ट्रिप सॉलिड है तो सॉलिड में किस मोड से जो है हीट ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन की मेथड से। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऐसा मेथड होता है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें जो पार्टिकल है वो हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करता है बिना अपनी जगह से हिले हुए। उसने अपनी एनर्जी, जो हीट एनर्जी थी, वो अपने बगल वाले, जो उसका बगल वाला पार्टिकल है उसको दे दिया, और उसके ये जो पार्टिकल को जब एनर्जी मिली तो उसने अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल को दे दिया, अपनी जगह बिना चेंज करे एनर्जी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे सेकेंड और थर्ड के बीच में कैंडल जल रही है तो यहाँ के पार्टिकल सबसे पहले जो है गर्म होने लगेंगे, और वो अपने बगल वाले पार्टिकल्स को जो है क्या करेंगे, हीट ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ के पार्टिकल्स पहले गर्म होंगे, फिर वो हीट ट्रांसफ़र इधर और इधर होगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो है हीट कहाँ पहुँचेगी, सबसे पहले सेकेंड और थर्ड के पास पहुँचेगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद और जब ट्रांसफ़र होती रहेगी तो वो कहाँ पहुँचेगी, और फिर आगे बढ़ेगी और किससे पहुँचेगी, 1 और 4 के पास। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने समझ ली। अब जब हीट ट्रांसफ़र आगे होगी, हीट जो है एनर्जी आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा, जब हमारे पिन नंबर 2 और 3 के जो हमारा पिन है वहाँ पे जब हीट पहुँचेगी तो वहाँ पे जो वैक्स है उस हीट की वजह से क्या होगी, पिघल जाएगी। और अगर वैक्स पिघल गई तो हमारी जो पिन नंबर 2 और 3 है वो गिर जाएगी, और फिर जब वो ही हीट और आगे बढ़ी, हमारे पिन नंबर 1 और 4 के पास पहुंची, तो क्या होगा, तो वहाँ की वैक्स पिघल जाएगी और फिर पिन नंबर 1 और 4 जो हैं वो गिर जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि कंडक्शन क्या करता है, कंडक्शन जो है हीट एनर्जी को सॉलिड्स में आगे जो है हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो अगर यहाँ पे कैंडल जल रही है तो यहाँ से दोनों तरफ जो है हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सबसे पहले कौन सी कैंडल गिरेगी, सबसे पहले सेकेंड और थर्ड कैंडल गिरेगी। आइए हम अपने ऑप्शन में जो है अपने ऑप्शन से करेक्ट आंसर को ढूंढ के निकालते हैं। तो ऑल द पिन्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि कंडक्शन की प्रोसेस में एक ही साथ जो है तुरंत हीट जो है नहीं सबको मिलती है। कंडक्शन की प्रोसेस में हीट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे को देता है, फिर वो तीसरे को देता है, ऐसे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। पिन्स 1 and 2 will fall earlier than पिन्स 3 and 4। जो हमारा पिन 1 and 2 है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 है, कौन सा? हमारा पिन नंबर 1 और 2 जो है वो जल्दी गिर जाएंगे। किससे? हमारे पिन 3 और 4 से। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पिन 2 और पिन 3 में जो है यहाँ पे कैंडल जल रही है, तो पिन 2 पहले गिरेगा और फिर पिन नंबर 1 गिरेगा। तो पिन 1 और 2 जो है वो जल्दी नहीं गिरेंगे, बल्कि अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 एक साथ जो है गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे हीट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों डायरेक्शन में। और पहले 2 गिरेगा फिर 1 गिरेगा, या फिर पहले 3 गिरेगा फिर 4 गिरेगा। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि 3 और 4 एक साथ गिर जाएंगे और 2 और 1 एक साथ गिर जाएंगे। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट जो है पिन 1 and 2 will fall later than पिन 3 and 4। तो पिन 3 and 4 जो है कह रहे हैं ये जो है 1 and 2 जो है उसके बाद गिरेंगे, पहले 3 and 4 गिर जाएंगे फिर 1 and 2 गिरेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कब पॉसिबल था? ये पॉसिबल था अगर ये जो हमारा कैंडल है वो यहाँ रखा होता। अगर यहाँ पे ये कैंडल रखा होता तो ये पहले किसको देता? यहाँ से ट्रांसफर होता क्या? हमारा हीट एनर्जी पहले 4 गिरता, फिर 3 गिरता, फिर 2 गिरता, फिर 1 गिरता। लेकिन यहाँ पे कैंडल कहाँ रखा हुआ है? 2 और 3 के बीच में। तो पहले जो है 2 गिरेगा और फिर 3 गिरेगा। क्यों? क्योंकि हीट हमारी यहाँ सबसे पहले गर्म होगी, फिर इधर और इधर इक्वली जो है ट्रांसफर होने लगेगी। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट जो है पिन 3 and 2, पिन जो हमारा 2 और 3 है विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। बिल्कुल ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो हमारा 3rd नंबर और 2nd नंबर का पिन है वो एक साथ गिरेगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ के जो पार्टिकल्स वो क्या होंगे? गर्म होंगे, हीट एनर्जी लेंगे और फिर अपनी हीट एनर्जी आगे जब बढ़ाएंगे तो सबसे पहले 2nd और 3rd के पास पहुँचेगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और जब दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो सबसे पहले जो है वैक्स कहाँ की मेल्ट होगी? हमारे 2nd और 3rd की। इसलिए जो हमारे पिन 3 and 2 हैं वो एक साथ जो है गिरेंगे। ऑलराइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, पिन्स 2nd and 3rd will fall almost at the same time। रीजन क्या है? if the candle is between 2nd and 3rd, heat conducts outwards। बीच में से जो है वो बाहर को जो है हीट जो है जा रही है। तो पिन 2 and 3 जो है वो सबसे ज़्यादा पास हैं किसके? हमारे फ्लेम के। ठीक है, सो देयर वैक्स मेल्ट्स फर्स्ट, इसलिए उनका वैक्स जो है सबसे पहले मेल्ट होगा और फिर वो गिरेंगे, और जो है उसके बाद गिरेंगे कौन से? उसके बाद 1 and 4 जो है गिरेंगे। तो पहले 2 and 3 नंबर वाले पिन गिरेंगे और उसके बाद जो है 1st and 4th नंबर वाले पिन गिरेंगे। आई होप आपको जो है कंडक्शन का जो हमारा कंसेप्ट था वो वापस से अच्छे से रिवाइज हो गया होगा और ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मोक एंड साउंड्स एन अलार्म। एक स्मोक डिटेक्टर क्या होता है? एक स्मोक डिटेक्टर ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्मोक को डिटेक्ट करके अलार्म बजाता है और सबको अलर्ट करता है कि जो है हो सकता है कहीं आग लग गई हो। सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम। अगर आपको अपने रूम में जो है स्मोक डिटेक्टर फिट करना है तो सबसे सूटेबल जो है उस डिवाइस को पुट करने की कौन सी जगह होगी ये जानना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि स्मोक की बात हो रही है। स्मोक क्या होता है? गरम होता है, और वो अगर कोई लाइटर है वो तो क्या होगा? गरम होगा, एक्सपैंड करेगा। स्मोक कैसे बनेगा? स्मोक जो है हमने कुछ जलाया, ठीक है, सपोज हम कैंडल जला रहे हैं, वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो जब वो हीट जो है कहीं से हीट प्रोड्यूस होगी तभी स्मोक प्रोड्यूस होगा। अब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे गर्मी की वजह से गैस एक्सपैंड करेगी,
अब किसकी बात हो रही है? हमारे स्मोक की। ऑल राइट, यहाँ पे हमको स्मोक की बात कर रहे हैं। अब अगर वो जो है हमारा स्मोक, हमारा जो एक्सपैंड कर गया वहाँ का एयर जहाँ पे हीट मिल रही थी, तो स्मोक जो है किधर? लाइट होके ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हम जो है अपना जो अलार्म है हमारा, वो जो है हमारा जो स्मोक डिटेक्टर है उसको कहाँ लगाएं? उसको हम कहीं ऊपर लगाएं, तो क्या होगा? हम इजीली जो है डिटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने उसको कहीं फ्लोर में लगाया तो वो तो कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा स्मोक जो है गर्म उससे प्रोड्यूस होगा, तो वो ऊपर को ही जाएगा, ऊपर को ही फ्लो करेगा। ठीक है, हमने ये पढ़ चुका है किस में? कन्वेक्शन में। और अगर जब वो ऊपर को जाएगा तो क्या होगा? नीचे तो अगर हमने स्मोक डिटेक्टर लगा दिया तो वो कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको हमेशा ऊंची जगह पे लगाना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है स्मोक लाइट होके एक्सपैंड होके गर्म होके ऊपर ही जाता है। तो नियर द फ्लोर, क्या हमको नियर द फ्लोर लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इन द मिडिल ऑफ द वॉल, मिडिल ऑफ द वॉल में कभी डिटेक्ट करेगा, हो सकता है कि जो है अगर उससे ऊपर ऑलरेडी स्मोक हो तो वो वापस नीचे नहीं आएगा, तो वो हो सकता है डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो सबसे करेक्ट जो जगह है वो क्या है? ऑन द सीलिंग, क्योंकि रूम का सबसे ऊपर क्या होता है? सीलिंग होती है। तो सीलिंग पे अगर आपने स्मोक डिटेक्टर लगाया है तो हमेशा जो है स्मोक ऊपर को ही जाती है। तो इसलिए वो जो सीलिंग पे अगर आपने लगाया डिटेक्टर तो वो इजीली डिटेक्ट कर लेगा। एनीवेयर इन द रूम, बिल्कुल नहीं, हमको एक ऊंची जगह हाईएस्ट पॉइंट पे जो है लगाना चाहिए, जहाँ पे जो है हमारी स्मोक क्योंकि ऊपर जाएगी तो वो है जो है अगर ऊपर की तरफ होगा तो डिटेक्ट कर लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑन द सीलिंग। रीजन क्या है? स्मोक इज हॉट एंड लाइटर दैन सराउंडिंग एयर। अब जो है स्मोक क्या है? वो गर्म होता है अपने आसपास की जो है हवा से के कंपैरिजन में। क्या होता है? वो गर्म होता है। गर्म होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, लाइट हो जाएगा और फिर वो ऊपर को जाएगा। ऑल राइट, सो इट राइजेस, तो उसकी वजह से क्या होता है? लाइटर है तो ऊपर को जाता है। एंड कलेक्ट्स नियर द सीलिंग फर्स्ट, और सबसे पहले कहाँ कलेक्ट होगा? सीलिंग की तरफ। All right. Placing a smoke detector there ensures it senses smoke at the earliest stage। और अगर आपने जो है स्मोक डिटेक्टर जो है सीलिंग पे लगाया है तो वहाँ पे सबसे पहले स्मोक जाएगी और जल्दी आप जो है डिटेक्ट कर लेंगे कि हो सकता है कहीं पे आग लगी हो। ऑल राइट, तो हमको कहाँ पर लगाना है अपना स्मोक डिटेक्टर? हमको ऊपर लगाना है। क्यों? क्योंकि जब गर्म है कोई गैस तो वो क्या होगी? वो एक्सपैंड होके लाइट वेट होके हमेशा ऊपर को ही जाएगी। ठीक है, ठंडी हवा के कंपैरिजन में वो ऊपर को उठने लगेगी। ऑल राइट, तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ शॉपकीपर सर्व्स यू अ कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर। आपको एक शॉपकीपर ने एक टम्बलर में या एक ग्लास में जो है ठंडी ठंडी लस्सी दी। बाय चांस द टम्बलर हैड अ स्मॉल लीक। हो सकता है कि अगर आपका जो टम्बलर है उसमें क्या है, थोड़ी सी वहाँ से लीक हो रही है, थोड़ा सा टम्बलर टूटा हुआ है, वहाँ से क्या हो रहा है, जो लस्सी है वो लीक कर रही है। यू वर गिवन अनदर टम्बलर बाय द शॉपकीपर टू पुट द लीकी टम्बलर इन इट। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप जो है आपका जो लीकी टम्बलर है जो पहले लीक हो रहा है, ये लीजिए एक और ग्लास और इसके अंदर पहला वाला जो है रख दीजिए। अब आपकी लस्सी जो है वो डबल ग्लास में हो चुकी है। ऑल राइट, Will this arrangement help to keep the lassi cold for a longer time? Explain। तो क्या ये जो अरेंजमेंट अभी हुआ ये जो है लस्सी को ज़्यादा देर तक ठंडा रखेगा? बिल्कुल। क्यों स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि एयर क्या होता है, एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ऑल राइट, तो अगर आपने एक ग्लास ली और इसके बाहर क्या करा, एक और ग्लास जो है वो लगा दिया, तो यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में जो एयर आएगी स्टूडेंट्स, ये क्या हो रही है, ये जो है पुअर कंडक्टर है। तो अंदर क्या है, यहाँ पे हमारी कोल्ड लस्सी है, ठीक है, और बाहर क्या है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, उतनी ठंडी के कंपैरिजन में बाहर जो है क्या है, हॉट एयर है। ठीक है,
ये यहाँ पे सब कंपैरेटिव बातें चल रही हैं। तो ये जो हॉट है वेदर, ये जो बाहर का हॉट एनवायरनमेंट है, वो हमको पता है हीट कहाँ से कहाँ को जाती है, गर्म जगह से ठंडी जगह को जाती है। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, आने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे जो एनवायरनमेंट की जो गर्मी है, ये जो बाहर वाली हवा है उसकी जो गर्मी है, वो जब आने की कोशिश करेगी तो बीच में उसको क्या मिलेगा, बीच में उसको एक लेयर मिलेगी, किसकी, एयर की। और वो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो वो एयर जो है, ये जो हमारी गर्मी है किसकी, हमारी ये जो गर्मी है यहाँ से यहाँ नहीं आने देगी, जो हमारे एनवायरनमेंट की गर्मी है उसको अंदर आने से रोकेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है, ये पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ का जो हॉट वेदर है, जो यहाँ की वार्मथ है, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। इसलिए हमारी जो लस्सी है वो ज़्यादा देर तक क्या रहेगी, ठंडी बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि गर्म जगह से ठंडी जगह पर आ ही नहीं पा रही है हमारी हीट एनर्जी। ऑलराइट, तो द स्पेस बिटवीन द टू टम्बलर्स ट्रैप्स अ लेयर ऑफ एयर, दो टम्बलर जो दो ग्लास हैं उसके बीच में जो स्पेस है उसमें एक लेयर ऑफ एयर है जो कि पुअर कंडक्टर है। अब क्योंकि एयर जो है वो हीट को जो है पास नहीं होने देगी बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में, तो इट वर्क्स एज नेचुरल इंसुलेटिंग लेयर। तो ये कैसे काम करता है, ये एक नेचुरल ऐसी लेयर की तरह काम करता है जो कि इंसुलेटिंग लेयर है, जो कि जो है ट्रांसफर नहीं होने दे रही है हीट एनर्जी को। This layer of trapped air slows down the flow of heat from the warm outside air into the colder लस्सी। अब ये जो लेयर बीच में ट्रैप्ड है एयर की, ये बाहर की जो गर्म हवा है वहाँ की गर्मी को जो है अंदर ठंडी लस्सी तक नहीं आने दे रही है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, लस्सी जो है हमारी वो ज़्यादा देर तक ठंडी रहेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो अगर दो लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप्ड है तो वो एयर कैसे काम करती है, वो एयर एज एन इंसुलेटर काम करती है। तो वो एक एनवायरनमेंट जो कि गर्म एनवायरनमेंट है वहाँ से जो है हीट को ठंडे एनवायरनमेंट तक नहीं जाने देती है। और ऐसे जो है हमने इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो है बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स देखे थे कि जो बहुत ठंडी जगहें हैं वहाँ के लोग घर कैसे बनाते हैं। हम जो है एक मोटी ब्लैंकेट की जगह जो है दो पतली ब्लैंकेट्स क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो है एयर ट्रैप हो जाती है। तो एयर ट्रैप होके इंसुलेशन की तरह काम करती है, तो इसलिए हमको ठंडी जो है नहीं लगती है। अंदर की जो ब्लैंकेट के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाती है ठंडे एनवायरनमेंट में। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट हमने रिवाइज कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमको रीजन के साथ बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स थ्रू कन्वेक्शन। तो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के उससे होता है, प्रोसेस से। क्या कन्वेक्शन है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सॉलिड्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं, कंडक्शन के मोड से होता है हमारा हीट ट्रांसफर। किस में? सॉलिड्स के केस में। ऑलराइट, तो ये तो फॉल्स हो गया। In solids, heat is transferred by conduction, not convection, because particles in solid do not move freely. हमारा जो conduction का मेथड है उसमें क्या होता है, उसमें पार्टिकल अपनी ही जगह पे रहता है और उससे जो है आगे नहीं बढ़ता है, अपनी बस हीट एनर्जी को नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर देता है जो नेक्स्ट पार्टिकल होता है। whereas अगर कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में स्टूडेंट्स जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है कैसे? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से। तो सॉलिड्स में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको कंडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है फॉल्स। आइए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में कन्वेक्शन करंट फॉर्म होते हैं। मतलब कि आपने क्या किया, आपने एक टम्बलर लिया, उसको नीचे से जो है हीट देना शुरू किया,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, सबसे जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। अब वो जल्दी गर्म हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो एक्सपैंड होंगे। वो ही सब जो हमने गैसेस में देखा, वो एक्सपैंड होंगे, फिर लाइट वेट हो जाएंगे गर्म की वजह से, और वो ऊपर को जाएंगे। जब ये वाले पार्टिकल्स ऊपर को जाएंगे तो ये जो साइड वाले पार्टिकल्स हैं, यहाँ जो नीचे जगह बनेगी उसकी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ठंडे वाले, वो इधर आ जाएंगे। तो ऐसे ये जो पूरा सर्कल बनता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली जो है खुद मूव कर रहे हैं, वो गर्म हुए और वो खुद जो है ऊपर चल कर गए, और साइड वाले जो ठंडे, कंपैरेटिवली ठंडे और हैवियर पार्टिकल्स हैं वो उसकी जगह आ गए। तो कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स लाइक वाटर और एयर कैरिंग हीट एज दे मूव। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है हमारे पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं, वो गर्म पार्टिकल्स, वो उसी गर्मी वाली पार्टिकल जो हैं वो अपनी गर्माहट के साथ ऊपर चले जाते हैं, और नीचे जो है ठंडे पार्टिकल्स आ जाते हैं। फिर वो क्या होते हैं, वो भी गर्म होते हैं और वो और ऊपर आ जाते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो उनकी जगह आ जाते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे पूरा जो हमारा लिक्विड है वो गर्म हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कंडक्शन देख लिया, कन्वेक्शन देख लिया। नेक्स्ट जो है, एरियाज विद clay materials allow more seepage of water than those with sandy materials। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो clay मतलब जो मिट्टी है, पानी जो बिल्कुल पानी में सनी हुई मिट्टी है, जो clay है उसमें सीपेज जो है जल्दी हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें किससे, सैंड से। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जो सैंड वाली जगह होती है स्टूडेंट्स, आप एक सैंड में अगर पानी डालें और आप एक क्ले में पानी डालें तो सैंड जो है वो जल्दी से पानी को सोख लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, और हमारे क्ले में जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है बहुत कम होती है। इसलिए सीपेज जो है अगर हम कंपेयर करें क्ले और सैंड का, तो सैंड में ज़्यादा जल्दी होगी। तो ये जो है वो हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा फॉल्स सेंटेंस है, क्योंकि सैंडी मटेरियल्स अलाउ मोर सीपेज दैन क्ले, क्योंकि सैंड हैज़ लार्जर पार्टिकल्स एंड मोर स्पेसेस। जो सैंड है उसके पार्टिकल्स भी जो हैं सॉइल से, या फिर आग पर अगर कंपेयर करें कैसे, यहाँ पे क्ले से, उससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है। तो उन स्पेसेस में जो है वाटर का ट्रैवल करना ईजी हो जाता है। लेटिंग वाटर पास थ्रू मोर ईजिली, उसके जो है वाटर जो है उनके थ्रू ईजिली पास हो जाता है। किसके थ्रू? सैंड के थ्रू। अगर कंपेयर कर रहे हैं हम उसको किससे, हमारे क्ले से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है उस पे चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। एब्सोल्युटली करेक्ट। रात के टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, रात के टाइम पे हमने पढ़ा था कि हमारा जो सैंड होता है, एक तो वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में। तो रात के टाइम पे जब टेम्परेचर कम होता है तो सैंड क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो वहाँ का जो एयर रहता है वो कैसा रहता है, ठंडा हो जाता है। और अगर कंपेयर करें सैंड से, तो जो हमारा सी होता है उसके ऊपर का जो एयर होता है वो गर्म रहता है। तो वहाँ का एयर गर्म है तो कहाँ, ऊपर को उठेगा, और जब वो ऊपर को उठेगा तो जो लैंड की ठंडी हवा है वो सी की तरफ जाएगी उसकी जगह लेने। तो वही जो हमको एयर जो सी की तरफ जाती हुई दिखती है, जो हमको फील होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि रात के टाइम पे जो है हमारी जो लैंड है वो ठंडी है, तो वहाँ ठंडी हवा गर्म की तरफ जाएगी और वो लैंड से सी की तरफ जाएगी। वेयर एज अगर आप कंपेयर करें तो हमारा जो है डे के टाइम पे क्या होता है, सी ब्रीज देखने को मिलती है। तो डे के टाइम पे हमारा जो ठंडी हवा है वो
हमारी सी से किधर को आती है, हमारी लैंड की तरफ, क्योंकि दिन में जल्दी से गर्म हो जाती है हमारी सैंड, तो वहाँ की एयर लाइट होके ऊपर उठी और हमारा वाटर जो है वहाँ पे उतना ठंडा नहीं है, हमारा उतना गर्म नहीं है हमारा वाटर, तो उसके ऊपर का जो हवा है वो भी उतनी गर्म नहीं है, तो वो जो है बह के किधर आ जाएगी, जो जगह बनाई थी हमारी गर्म हवा ने ऊपर उठ के वहाँ पर आ जाएगी। तो हमको ठंडी हवा फील होती है कहाँ से, सी से लैंड की तरफ, उसको कहते हैं क्या हम सी ब्रीज। तो सी ब्रीज दिन में देखने को मिलती है और लैंड ब्रीज रात को देखने को मिलती है, इसलिए स्टूडेंट्स इसका नाम है लैंड ब्रीज। ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अ लैंड ब्रीज इज। यही जो मूवमेंट है ठंडी हवा का लैंड से सी की तरफ रात के टाइम पे, वो क्या है, वो लैंड ब्रीज है। एट नाइट कूलर डेंसर एयर, जो ठंडी हवा है रात के टाइम पे और जो डेंस है, अब ठंडी है तो गर्म हवा के कंपैरिजन में वो डेंसर होती है, वो लैंड से मूव करके वार्मर सी की तरफ जाती है और इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है चलते हैं। आई होप आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक बार जो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को अच्छे से समझ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कह रहा है कि सम आइस क्यूब्स placed in a dish melt into water after some time। ठीक है, आपने जो है एक प्लेट में जो है कुछ जो है आइस क्यूब्स रख दिए हैं और बाहर ही रख दिए हैं, आपने देखा थोड़ी देर बाद वो क्या हुए, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो गए। Where do the ice cubes get heat from this for this transformation? आप ये बताइए, ये सोचिए कि आखिर बाहर रखे हुए आइस क्यूब्स को हमने जो है स्टोव पे तो रखा नहीं है, कैंडल तो जलाई नहीं है, तो आखिर उनको हीट कहाँ से मिल रही है कि वो पिघल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप बात करेंगे आइस क्यूब्स की तो वो तो ठंडे हैं, लेकिन उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो है उनके कंपैरिजन में जो है गर्म हवा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप अगर नोटिस करेंगे तो अगर आपने उनको प्लेट में रखा है, किसी चाइना डिश में रखा है, किसी स्टील की प्लेट में रखा है, किसी भी चीज़ में रखा है, तो वो जो प्लेट है वो भी जो है अपनी गर्मी जो है ट्रांसफ़र करेगी हमारे जो है आइस क्यूब को। तो गर्म जगह से ठंडी जगह गर्मी जाती है, ये हमको पता है। तो गर्म जगह एनवायरनमेंट से, गर्म जगह प्लेट से उसको क्या मिलेगी, उसको मिलेगी गर्मी, और उसी हीट से वो क्या होगा, धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो कहाँ कहाँ से मिले उसको हीट, द आइस क्यूब्स अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से जो है वो हीट को जो है अब्जॉर्ब करते हैं। द डिश दे आर सिटिंग ऑन, जिस आपने प्लेट पे रखा है उसकी जो है हीट जो है वो अब्जॉर्ब करेगा। एंड द एयर अराउंड देम, और उनके आसपास जो कंपैरेटिवली गर्म एयर है वहाँ से वो हीट जो है अब्जॉर्ब करेगा। दिस अब्जॉर्ब्ड हीट वार्म्स देम इनफ टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, आइस टू वाटर, और यही जो अब्जॉर्ब्ड हीट है वही उनको हेल्प करती है आइस से जो है लिक्विड वाटर बनने में। ऑलराइट, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, आपने एक जो है अगरबत्ती जलाई और उसको नीचे उल्टा करके जो है उसको रख दिया। In which direction would the smoke from the incense stick move? कौन से डायरेक्शन में जो धुआं है, जो इंसेंस स्टिक का स्मोक है वो मूव करेगा। आपने क्या किया, एक इंसेंस स्टिक जलाई, एक अगरबत्ती को जो है मैंने जलाया, इसको ऐसे रखने की जगह मैंने ऐसे रख दिया, तो ये बताइए इसका स्मोक क्या नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, किस डायरेक्शन में जो है इसका स्मोक जाएगा। शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विद अ डायग्राम। ठीक है, अब ये जो डायग्राम वाली बात है ये मैं चाहती हूँ कि ये आप खुद से इमेजिन करें। ऑलराइट, मैं डायग्राम जो है आपको चाहती हूँ आपके दिमाग में बिना कहे जो है बनने लगे। क्यों, एक जो है इंसेंस स्टिक है, आपने उसको क्या किया, आपने उसको एक माचिस थी उससे जो है जला दिया। अब इसका जो स्मोक है, सबसे पहले हमने दूसरी चीज़ क्या की, इसको हमने यूं उल्टी रख दी, यहाँ से जो स्मोक है वो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, ये हमको इमेजिन करना है। आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमको पता है कि आपने जैसे ही उस इंसेंस स्टिक को जलाया, आपने अगरबत्ती को जलाई, तो वहाँ से जहाँ से वो जल रहा है उसके आसपास की एयर क्या होने लगेगी, आसपास की एयर गर्म हो जाएगी, और अगर एयर गर्म होगी तो वो एक्सपैंड
एक्सपैंड करेगी, और वो एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा, तो वो लाइट वेट हो जाएगी। एक जगह में बहुत सारी एयर होने की बजाय क्या हो जाएगा, वो एयर फैल जाएगी, तो वो क्या हो गई, अब हल्की हो गई। वो जो गर्म हल्की हवा है वो ऊपर उठने लगेगी। तो चाहे आप अगरबत्ती यहाँ जला रहे हैं, चाहे आप उसको ऐसे रखें या ऐसे रखें, हमेशा गर्म हवा ऊपर को ही जाती है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? बिल्कुल भी जो है इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा वार्मर एयर जो है वो ऊपर को ही उठती है, वो एक्सपैंड हो जाती है स्टूडेंट्स। और अगर एक्सपैंड होके हल्की हो गई है तो लाइट वेट चीज़ें तो ऊपर ही जाती हैं, इसलिए हमेशा जो गर्म हवा है वो ऊपर को उठेगी। When the incense stick burns, जब वो हमारी अगरबत्ती जल रही है, the air around its tip gets heated, तो उसके टिप के अराउंड जो जहाँ पे वो जल रही है, जहाँ से वहाँ के आसपास की एयर जो है वो गर्म हो गई। अब गर्म हवा एक्सपैंड करती है और हल्की हो जाती है, ठीक है, हल्की हो गई तो क्या होगी, ऊपर को उठेगी, एंड राइजेज अपवर्ड, और फिर वो ऊपर को उठने लगती है। द स्मोक पार्टिकल्स आर कैरीड अलॉन्ग with this rising hot air, और जो स्मोक पार्टिकल्स हैं उसके वो इसी एयर के साथ जो है ऊपर जो है उड़ जाते हैं। दिस अपवर्ड फ्लो इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट्स। ये अपवर्ड फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो रहे हैं। हमारी वहाँ की एयर जो है गर्म हुई, ऊपर उठी, आसपास की जो ठंडी एयर है वो उसकी जगह आ गई, फिर वो एयर भी गर्म हो गई, वो भी ऊपर उठी, आसपास की ठंडी एयर उसकी जगह आ गई। तो ये जो साइकिल फॉर्म हो रहा है उसी को कहते हैं कन्वेक्शन करंट। और ये जो कन्वेक्शन करंट होते हैं उसमें वार्म एयर ऊपर जाता है और कूलर एयर क्या होता है आसपास का, वो जो है उसकी जगह पर आ जाता है और फिर वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। सो इवन दो द इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, भले ही आपने जो है अपनी अगरबत्ती को नीचे की ओर करके रखा है, उसके बाद भी द स्मोक विल स्टिल मूव अपवर्ड्स बिकॉज वार्म एयर ऑलवेज राइजेस। चाहे आपने सीधा रखा, चाहे आपने उल्टा करके रख दिया, तो हमारे जो धुआं है, हमारा जो गर्म हवा है, वो हमेशा ही कहाँ जाएगी, हमेशा ही ऊपर को जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 test tubes with water are heated by a candle flame as shown in figure। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने देखा एक जो फिगर है और दूसरा फिगर है, पहले फिगर में बर्निंग कैंडल नीचे है, दूसरे फिगर में स्टूडेंट्स बर्निंग कैंडल जो है वो आप देखेंगे तो साइड में है। एक और चीज़ नोटिस करनी है, इसमें थर्मोमीटर दूर है और इसमें जो है थर्मोमीटर हम पूरा नीचे तक ले आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है विच थर्मोमीटर, कौन सा थर्मोमीटर विल रिकॉर्ड अ हायर टेम्परेचर एक्सप्लेन। तो ये बताइए इन दोनों में से कौन सा ऐसा थर्मोमीटर है जो हायर टेम्परेचर को जो है क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। किसके में ये जो बार है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, किसका, कौन से वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा फील होगा। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमको पता है वाटर में क्या होता है, कन्वेक्शन के मोड से हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। कन्वेक्शन ध्यान में रखिए, कन्वेक्शन करंट ध्यान में रखिए। आइए हम समझते हैं अपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, केस नंबर 1 में स्टूडेंट्स ये जो कैंडल है वो यहाँ जल रही है और यहाँ पर अगर जल रही है तो आसपास के जो हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो गर्म होंगे और गर्म होके हमेशा क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे, एक्सपैंड होके लाइट वेट होंगे और किधर को मूव करेंगे, वो मूव करेंगे ऊपर को, ठीक है। अब जो उनके साइड वाले जो हैं पार्टिकल्स, जो ये साइड वाले पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये उनकी जगह पर आएंगे, तो ये पार्टिकल्स वापस से उनकी जगह पर आएंगे और क्योंकि ये कहाँ मूव कर चुके हैं, ये ऊपर को मूव कर चुके हैं। ये साइड वाले ये कैसे हैं, कोल्ड हैं और ये क्या हो गए, हॉट हो गए। अब ये ऊपर को मूव किए, साइड वाले पार्टिकल्स उनकी जगह आ गए। अब जब वापस उनकी जगह आ गए तो थोड़ी देर बाद वो भी गर्म हो जाएंगे, वो भी ऊपर उठेंगे और जो दूसरे साइड वाले ठंडे पार्टिकल्स हैं वो उनकी तरफ आ जाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्मोमीटर की। तो स्टूडेंट्स
जब यहाँ से ये जो गर्म एयर है वो ऊपर जाएगी, हमेशा जो है गर्म जो वाटर है वो कहाँ जाएगी, वो ऊपर को ही जाएगी, क्योंकि गर्म चीज़ ऑलवेज राइजेज अप। तो यहाँ से कहाँ जाएगी, वो ऊपर को जाएगी। वेयर एज अगर कोई ठंडी चीज़ है तो वो उसकी जगह पर आएगी, जो हमारा ठंडा वाटर है वो उसकी जगह पर आएगी। तो जैसे जैसे यहाँ के नीचे के पार्टिकल्स गर्म होते जाएंगे वो हमेशा ऊपर उठते जाएंगे, और ऊपर उठते जाएंगे तो ये जो हमारा थर्मोमीटर है वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे पानी जो है बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे जो है वो बर्निंग कैंडल है, तो कहाँ के पार्टिकल्स गर्म होंगे, यहाँ के पार्टिकल्स गर्म होंगे, और यहाँ के पार्टिकल्स गर्म होके कहाँ जाएंगे, यहाँ के पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर उठेंगे। तो जब यहाँ के पार्टिकल्स गर्म होके ऊपर उठेंगे तो यहीं तक जा पाएंगे, क्योंकि पानी वहीं तक है। उसके बाद उसकी जगह पे ठंडे आएंगे हमारे पार्टिकल्स, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो थोड़ी ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं हॉट वाले वो ऊपर ही रहेंगे, वो नीचे क्या होते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि गर्म पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो नीचे वाले ठंडे पार्टिकल्स हैं वो गर्म इजीली नहीं हो पाएंगे, उनको गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो थर्मोमीटर है वो थोड़ी देर बाद, उसको बहुत देर बाद जो है फुल्ली जो है, जितना इसमें टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज होगा उससे धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर हमको राइज होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए हम इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन वापस से जो है समझते हैं। तो जो थर्मोमीटर है हमारा पहला वाला, वो रिकॉर्ड करेगा एक हायर टेम्परेचर। क्यों हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि हीटिंग फ्रॉम द बॉटम सेट्स अप कन्वेक्शन करंट्स विच डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द वाटर। पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में नीचे से जो है गर्मी दे रहे हैं हम, तो प्रॉपर कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो रहा है, गर्म हवा ऊपर उठती जा रही है, उठती जा रही है, और उसकी जगह ठंडी जो है गर्म पानी ऊपर उठता जा रहा है और ठंडा पानी नीचे आता जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है हमारा वो कन्वेक्शन करंट फॉर्म करता जाएगा और इसलिए पानी जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। वेयर एज आपने जब यहाँ हीट दिया तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ वो गर्म हुए, वो गर्म हो के ऊपर उठे, फिर वहाँ ठंडे पार्टिकल्स आए वो भी ऊपर उठे, तो ऊपर जो है इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। ऑलराइट, इन फिगर यहाँ पे जो दूसरा वाला फिगर है उसमें क्या हो रहा है, हीटिंग फ्रॉम द टॉप डज नॉट अलाउ कन्वेक्शन करंट्स। यहाँ पे हीटिंग कहाँ हो रही है, ऊपर, तो वहाँ पे प्रॉपर कन्वेक्शन करंट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है जितना अच्छा फॉर्मेशन हमारे केस 1 में हो रहा है। सो वाटर नियर द थर्मोमीटर रिमेन्स कूलर। तो वाटर जो है थर्मोमीटर के आसपास वो कैसा है, वो ठंडा रह जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे होता है और यहाँ पे हमको तेजी से टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ दिखता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ लें। कुछ नहीं समझ आए मुझसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी जो है ये क्वेश्चंस को हम कहते हैं कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, कन्वेक्शन करंट को, कन्वेक्शन का जो हमारा कंसेप्ट है उसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यूज किया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why are hollow bricks used to construct the outer walls of the houses in hot region? तो गर्म जगहों पे जो है खोखले, मतलब कि ऐसे ब्रिक्स जिनके अंदर जो है जगह है, हॉलो ब्रिक्स आखिर क्यों यूज होते हैं जहाँ पे जो है बहुत ही गर्म जगहें हैं? तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हॉलो ब्रिक्स हैं, उसके अंदर क्या है, एयर है। तो अगर आप उससे अपना घर बनाएंगे तो वो जो वॉल है उसके अंदर बहुत सारी एयर आएगी, क्योंकि हमने हॉलो ब्रिक्स यूज़ किए हैं। तो वो एयर कैसे यूज़ होगी, एयर जो है एक जो है इंसुलेटिंग वॉल की तरह यूज़ होगी। और इंसुलेटिंग वॉल क्या करता है, इंसुलेटिंग वॉल जो है वो बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगा, अंदर की जो टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो बाहर, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर जितना गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक लेयर आ गई हमारे
हमारे एयर की। एयर क्या है? पुअर कंडक्टर है, वो इंसुलेटिंग वॉल की तरह जो है एक्ट करेगा और बाहर का जो ठंडा, जो बहुत ही गर्मी है बाहर, उसको हमारे घर में नहीं आने देगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन क्या है? हॉलो ब्रिक्स ट्रैप एयर इनसाइड देम। हॉलो ब्रिक्स के अंदर क्या होता है? एयर जो है वो ट्रैप रहती है, एंड एयर क्या है? वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। दिस ट्रैप्ड एयर स्लोज डाउन द ट्रांसफर। जो हमारा एयर है जो कि बीच में ट्रैप हो गया है, वो स्लो डाउन कर देता है क्या? बाहर की जो हीट है उसको घर में आने से, कीपिंग द हाउस इंटीरियर्स कूलर इन हॉट रीजन। तो जो अंदर का जो इंटीरियर है हमारे घरों का, वो कैसा रहता है? वो ठंडा रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरियाज अराउंड देम। तो ये बताना है कि आखिर ये जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो आसपास के एरियाज हैं वो टेम्परेचर कैसे वो बैलेंस रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो हमारी लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, अगर आप लैंड से कंपेयर करें तो दिन के टाइम पे वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं जितना हमारा जो है लैंड गर्म होता है। तो हमारी जो हीट का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ को होता है? वो हॉटर जगह से कोल्डर जगह को होता है। तो दिन के टाइम पे जब हमारी लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म हो गई, तो वहाँ की जो गर्माहट है वो कहाँ को आएगी? वो हमारी वाटर बॉडी की तरफ आएगी, क्योंकि वाटर बॉडी ने खुद को इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया है, लेकिन हमारी जो लैंड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म है। तो वहाँ से जो हमारी गर्माहट है वो किधर को आएगी? वो आएगी हमारी वाटर बॉडी की तरफ। तो इसलिए दिन में जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। दिन में लैंड का टेम्परेचर, वो वाटर बॉडी के आसपास का जो टेम्परेचर है वो जो है मेंटेन रहता है, वो थोड़ा ठंडा रहता है। रात के टाइम पे क्या होता है? रात के टाइम पे जो हमारी लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? हमारी वाटर बॉडी के कंपैरिजन में। तो इस टाइम पे जो है हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होने लगेगा? उस टाइम पे जहाँ पे हमारा अब जो वाटर बॉडी है वो गर्म हो गया है, तो वहाँ से हीट जो है जाने लगेगी हमारी ठंडी लैंड की तरफ। तो रात के टाइम पे जो है एक सटल सी वार्मथ जो है वो हो जाती है। इस तरीके से जो है बैलेंस रखती है हमारी लार्ज वाटर बॉडीज़ अपने जो है आसपास के एरियाज़ का टेम्परेचर। ओके, तो लार्ज वाटर बॉडीज हीट अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली दैन लैंड। लार्ज वाटर बॉडीज जो होती हैं वो गर्म भी जो है देर से होती हैं और ठंडी भी देर से होती हैं। किसके कंपैरिजन में? हमारी लैंड के कंपैरिजन में। सॉइल जो है, जो हमारी सैंड होती है, वो फटाफट से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे क्या हो रहा है? वो अब्जॉर्ब करते हैं हीट और ज़्यादा टेम्परेचर उनका नहीं बढ़ता है जब आप लैंड से कंपेयर करेंगे। तो कीपिंग नियर बाई एरियाज़ कूलर, इसकी वजह से जो आसपास के एरियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं? वो ठंडे हो जाते हैं। और रात को क्या होता है? दे रिलीज स्टोर्ड हीट स्लोली। और रात को जो है वो, क्योंकि अब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और लैंड जो है ठंडी हो चुकी है, तो उनके पास जो हीट है वो रिलीज़ करते हैं। कीपिंग नियर बाय एरियाज वार्मर, और आसपास के जो एरियाज हैं वो क्या होते हैं? वो वार्मर हो जाते हैं, क्योंकि अपना जो हमारी वाटर बॉडी है वो हीट रिलीज कर रही है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो मॉडरेशन में रहता है, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम्स इन द रीजन अराउंड देम। इसलिए जहाँ पे ये लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो सी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। यही रीज़न होता है। आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गेट्स स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि ये बताइए कि पानी जो है वो जो है अलग अलग लेयर्स ऑफ हमारी जो अर्थ है उसमें कैसे सीप होके रिस के जो है ग्राउंड
वाटर बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टर्म्स अब आपको याद आने चाहिए, पहला इनफिल्ट्रेशन और दूसरा एक्विफर्स। तो सबसे पहले जब बारिश हुई तो क्या हुआ, बारिश हुई तो पानी जो है लैंड पर आया, अब वहाँ से कुछ वाटर बॉडीज में चला गया, वो रीफिल हो गई वापस से, कुछ जो है ट्रीज वगैरह ने जो है उनकी रूट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो पानी बचा वो क्या होता है, जो स्पेसेस होती हैं हमारी किसके, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, जो हमारे पत्थर हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में, जो हमारे सैंड है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके थ्रू होते हुए वो नीचे हमारे सेडिमेंट लेयर तक जाती है, जहाँ पे जो है स्पेसेस हैं, जहाँ पे वहाँ पे वो स्टोर हो जाती है, उस लेयर को हम कहते हैं एक्विफर। और उसी लेयर पर जाकर वो क्या कहलाती है, वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाती है। ऑलराइट, तो व्हेन इट रेन्स, जब रेन हुई, जब बारिश हुई, तो सम वाटर फ्लोज ओवर द सरफेस, बट कुछ जो है सरफेस के ऊपर से तो फ्लो कर जाता है, बह जाता है, लेकिन कुछ पानी जो है वो सीप करता है सॉइल में, वो जो है सॉइल के अंदर जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है पानी जो है अंदर सीप करने लगता है सॉइल में। द वाटर मूव्स डाउन थ्रू स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो क्रैक्स वहाँ पर हैं रॉक्स में, उनके थ्रू जो है पानी जो है नीचे को वो है मूव करने लगता है स्पेसेस में। इवेंचुअली इट रीचेस लेयर्स ऑफ रॉक दैट कैन स्टोर वाटर। उसके बाद जो है वो वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पे लेयर ऑफ रॉक है, जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक्विफर्स कहते हैं। ऑलराइट, दिस स्टोर्ड वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर, और इसी को जो है हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये ही पानी जो है, जो आपका ग्राउंड वाटर है, ये आप कुएं से जो है निकाल सकते हैं या फिर स्प्रिंग वगैरह से जो है निकाल सकते हैं। तो हमने ग्राउंड वाटर का कंसेप्ट, इनफिल्ट्रेशन, एक्विफर, ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वापस से जो है रिवाइज कर ली। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वाटर साइकिल हेल्प्स इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो वाटर साइकिल होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब वापस से जो पानी निकला था वो जो है वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बैलेंस बन जाए, और जो पानी चला गया है उसकी भरपाई करने में, रीप्लेनिश करने में हेल्प करती है। आप अपनी इस स्टेटमेंट को क्या करिए, जस्टिफाई करिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट आई तो उसने जो स्नो थे, जो हमारे ग्लेशियर्स थे, उनको पिघलाया, वहाँ से जो है वो पानी आया किधर, हमारी वाटर बॉडीज़ में। अब वहाँ पे स्नो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट आ चुकी है अभी, तो वो पिघल पिघल के पानी जो है हमने वो हमारे पास आया और हमने उसको यूज़ किया। लेकिन जब उस पानी पे जो है हमारा सन की लाइट पड़ी तो वो इवेपोरेट हुआ, वो वेपर बना, और वो वेपर बन के जो है ऊपर गया। अब वेपर बना तो हल्का होके किधर, ऊपर गया, और फिर क्या हुआ, उसका कंडेंसेशन हुआ। वो कंडेंस होके जब वापस लिक्विड फॉर्म में आने लगा तो वो क्या बन गया, वो क्लाउड बन गया। क्लाउड का प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, वापस से रेन के फॉर्म में पानी जो है वापस आ जाना अर्थ पे। और जब वो रेन के फॉर्म में पानी जो है वापस आ गया अर्थ पे, वापस से सारी वाटर बॉडीज जहाँ से वो गया था उसमें जो है आ गया। साथ ही साथ जो स्नो जो हमारी ख़त्म हुई थी, वो जब टेम्परेचर वापस से जो है कम होता है तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है और वो भी रिकवर हो जाती है। तो ये जो साइकिल है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। और जो वाटर जो है इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, वापस से वो रेन के फॉर्म में अपनी अर्थ पे लौट आता है, और इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका चलता रहता है। अर्थ पे आया तो कुछ पानी जो है जहाँ से निकला था वहाँ चला गया, कुछ पानी सीप होके चला गया, अंडरग्राउंड वाटर बन गया, तो वाटर बॉडीज़ भी भर गई, अंडरग्राउंड वाटर भी आ गया, पेड़ पौधों को भी मिल गया। तो इस तरीके से वाटर साइकिल जो है वो हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन के बारे में भी आपने पढ़ा था कि जब इवेपोरेट होता है वाटर तो सिर्फ वाटर बॉडीज से नहीं
नहीं होता है, हमारी ट्रीज की जो लीव्स हैं उनसे भी जो है वाटर वेपर निकल जाता है। तो वापस से जब बारिश होती है तो वापस से रूट्स को मिल जाता है, तो प्लांट्स को वापस से मिल गया, हमारी वाटर बॉडीज को वापस से मिल गया। साथ ही साथ जो है रेन हुआ तो अंडरग्राउंड वाटर में भी सीप होके जो है चला गया, तो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन रिप्लेनिशमेंट हमको देखने को मिला। तो एज वाटर साइकिल मूव्स वाटर कंटिन्यूसली, क्योंकि जो वाटर साइकिल है वो कंटिन्यूसली वाटर को मूव कर रहा है, एवापोरेट कर रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लैंड एंड ओशन। ओशन, लैंड और एटमॉस्फेयर के बीच में वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम ओशंस, ओशन से, लेक से, रिवर से वाटर जो है क्या हुआ, इवापोरेट हुआ। फॉर्म्स क्लाउड्स, वो क्या बना, क्लाउड बना। किस प्रोसेस से बना क्लाउड, कंडेंसेशन, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, थ्रू कंडेंसेशन, एंड फॉल्स बैक ऑन द अर्थ, और रेन के फॉर्म में वापस आ गया। किस प्रोसेस से, प्रेसिपिटेशन। तो कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, आपको ये भी याद रखना चाहिए। रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में वापस आ गया। ये जो वाटर है ईदर फ्लोज इनटू वाटर बॉडीज, ये अब भी हो सकता है वाटर बॉडीज में वापस से फ्लो करके आ जाए जहाँ पे वो जो है, जहाँ से वो इवेपोरेट हुआ था। सीप्स अंडरग्राउंड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, और जो ग्राउंड वाटर खत्म हुआ है उसको सीप कर करके वापस से जो है रीफिल करने में जो है हेल्प करेगा, और इज टेकन अप बाय द प्लांट्स, और जो है प्लांट्स को भी जो है मिलेगा। तो हमारा जो वाटर बॉडी था वो भी रीफिल हो गया, अंडरग्राउंड वाटर था वो भी रीफिल हो गया, प्लांट्स को भी जो है पानी मिल गया। Through these steps, the water cycle redistributes water to different parts of the earth. तो इससे ये जो सारे steps हैं, इससे जो water cycle है वो क्या कर रही है, पानी को जो है अलग अलग part of the earth पे क्या कर रही है, redistribute कर रही है, और भरपाई कर रही है किसकी, rivers में से जो पानी गया है, lakes में से, और aquifers में से जो underground water खत्म हुआ है उसको जो है वापस से वो fill कर रही है, fulfill कर रही है, कि वहाँ से जो पानी गया था उसको वापस से दे रही है। ensuring a continuous supply of fresh water, और जब एक्विफर्स में पानी जाएगा तो वहाँ से हमको फ्रेश वाटर की जो है कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहेगी, ड्रिंकेबल वाटर वहीं से आता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो वाटर साइकिल होती है वो कैसे जो है पूरा जो अर्थ पे सिस्टम है वाटर का उसको कैसे मैनेज करके रखती है। तो हमने आज के लेक्चर में जो है सारे कंसेप्ट वापस से रिवाइज करते हुए अपने जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया है। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। और हमारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।